एपिसोड में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था, तो इस एपिसोड में हम 2-3 लॉज देखेंगे। तो इन लॉज को एंटोनी एल लेवोइसिर ने दिया था। इन दोनों लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम इस नाम को देखो, ये नाम सीधा सीधा कह रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे मास को कंजर्व करने की बात हो रही है। तो ये लोग कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ना ही तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड का, यानी ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। और जब ये रिएक्ट होंगे तो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो ये दो चीजें रिएक्ट हो रही है, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट होती है एक रिएक्शन के अंदर, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्ट हो रहे हैं तब इनका नाम हो गया रिएक्टेंट्स। तो एक फैक्ट्री के अंदर से कोई भी चीज बन के निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। वैसे ही जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो चीजें प्रोड्यूस होती है उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो हमारे रिएक्शन के अंदर सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। और हमें इन सारों का मास भी दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम्स, एसिटिक एसिड का मास है 6 ग्राम एंड सोडियम एसिटेट का मास है 8.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम और H2O यानी वाटर का मास है 0.9 ग्राम। तो अगर हम इन रिएक्टेंट्स का मास ऐड कर दें, यानी जो चीज़ें रिएक्ट हो रही है उनके जो मास है उनको हम ऐड कर दें, तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम्स एंड एसिटिक एसिड का मास है 6 ग्राम्स। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 11.3 ग्राम्स। ये हो गया जो रिएक्टेंट्स है उनका मास। और जो ये प्रोडक्ट्स है इनके मास को भी हम ऐड कर देते हैं। सोडियम एसिटेट का मास है 8.2 ग्राम, इसको ऐड कर देते हैं 2.2 ग्राम से और 0.9 ग्राम से, तो ये भी हमें 11.3 ग्राम से मिलेगा। तो हमने ये देखा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है, जैसा इस वाले केस के अंदर था। और यही चीज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एक रिएक्शन के अंदर ना ही तो मास बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ये कहता है इन ईच एंड एवरी कंपाउंड the composition of element always remain fixed and the ratio by mass of element always remain fixed। यानी ये दो चीजें कह रहा है कि जो कंपाउंड होता है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहती है और जो उनका रेशियो बाय मास होता है वो भी फिक्स रहता है। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O का, यानी हमारे प्यारे से पानी का। तो ये एक कंपाउंड है, तो इसकी जो कंपोजिशन है, अब कंपोजिशन किसे कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, यानी कैसे वो बना हुआ है। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। तो जो इसकी कंपोजिशन है ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहती है। तो भले ही तुम वाटर नल से लो या नाली से लो, उसके अंदर तुम्हें 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे। तो यही इस लॉ का पहला पॉइंट है। और दूसरे में ये कहता है रेशियो बाय मास इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो अगर हम वाटर का रेशियो बाय मास निकालें जैसा पिछले एपिसोड के अंदर निकाला था, तो वो आएगा 1:8 और ये रेशियो बाय मास पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो ये लॉ यही कहता है कि एक कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है और जो रेशियो बाय मास होता है ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। तो इस लॉ के अंदर जो रेशियो बाय मास वाली बात कही थी वो प्रोस्ट अंकल ने कही थी। वो भी एक साइंटिस्ट थे जो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि कंपाउंड का जो रेशियो बाय मास होता है वो इस पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ।
यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉज को मेनली लेवोइसियर ने दिया था, पर वो इन लॉज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उनकी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी की वजह से ये दो लॉज एक्सप्लेन हो सके थे। तो उन साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, और उनकी एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही थी, हर एक मैटर, भले ही वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, ये सभी एटम से बने हुए होते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी पोस्टुलेट्स दिए थे। अब तुम कहोगे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट किसी चीज़ के बारे में कोई कही हुई बात होती है जो कि सच होती है, यानी कि फैक्ट्स जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। तो वैसे ही पोस्टुलेट्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताती है। तो उन्होंने पहली पोस्टुलेट में ये कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो हर एक चीज यानी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये हो गया उनका पहला पोस्टुलेट। और हमारा दूसरा पोस्टुलेट है, एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ना ही तो एटम्स क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो तो सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट कि एटम इनडिविजिबल होता है और ना ही हम एटम को बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। एंड थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स को लें तो उन एटम्स का मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन का, यानी कि O2। ये दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो ये पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों एटम्स हैं, इन दोनों का मास एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम का मास भी 16 AMU होगा। और जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले एटम की है वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज इस दूसरे वाले एटम की ही होगी। ये कहता है तीसरा पोस्टुलेट। और हमारा फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है अलग अलग तरह के, यानी हम एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लेते हैं एंड एक ऑक्सीजन एलिमेंट ले लेते हैं, तो जो इनके एटम्स हैं उनका मास अलग होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ये तो बहुत सिंपल बात है, यानी हाइड्रोजन का मास 1 AMU है पर ऑक्सीजन का मास 1 AMU नहीं है, उसका मास 16 AMU है। और जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की है वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की नहीं है। यही कहता है हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। और हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, H2O को ही ले लेते हैं। तो H2O यानी वाटर एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स है। तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वो आएगा 2:1, यानी दो हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो है होल नंबर्स का, यानी 1 2। ये क्या है? होल नंबर्स हैं। तो ये पोस्टुलेट ये कहता है कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं उनका रेशियो हमेशा होल नंबर ही होता है। एंड हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसे समझने के लिए हम एक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। हम लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके अंदर एक कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम कहीं से भी भले ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड ले लें, उसके अंदर एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। तो ये पोस्टुलेट यही बात कह रहा है कि जो रिलेटिव नंबर है
एंड काइंड ऑफ एटम है वही कंपाउंड के अंदर पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहते हैं, यानी कांस्टेंट रहते हैं। तो देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन के होंगे या तो ऑक्सीजन के होंगे। उसके अंदर हाइड्रोजन के तो एटम आने से रहे, तो इसे ही हम कहते हैं 6th पोस्टुलेट। तो ये हो गए डाल्टन सर के सारे पोस्टुलेट्स। तुम्हारे सामने एक टेबल आ रही है, इसे तुम देखो। इसके अंदर है सारे एलिमेंट्स 1 से लेके 20 तक। अगर तुम इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लो तो ये चैप्टर तुम्हें मक्खन की तरह लगेगा। तो तुम किसी भी एलिमेंट को उठा लो। हम उठा लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका एटॉमिक मास है 1। और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 एंड उसका एटॉमिक मास है 4, यानी एटॉमिक नंबर का डबल। तो तुम इस टेबल के अंदर देखो, ऐसे तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जिन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल नहीं है उनका एटॉमिक मास याद कर लो, और जो सारे बच जाएंगे उनका एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर का डबल होगा। अगर तुम इन्हें एक बार सीक्वेंस में याद कर लो तो तुम्हारे मजे लग जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो अगर तुम्हें ये टेबल सीक्वेंस के अंदर याद होगी तो तुम ऐसे बोलोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आया 7th नंबर पे और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसका डबल। तो तुम बोल दोगे 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14। ऐसे तुम इस टेबल को याद कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो कृपया करके इस टेबल को याद कर लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।